फ्रेंड्स, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा नीति के क्षेत्र में योगदान। वुड का जो घोषणा पत्र आपका 1854 ईस्वी में आया था, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में आया था, उसके यानी कि 19-20 साल के बाद में कुछ शिक्षा के क्षेत्र में नए परिवर्तन, नए संशोधन, नई शिक्षा प्रणाली हमारे सामने आई है, जो भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब उस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो उन्होंने अपने सुझाव दिए थे, उन सुझाव के आधार पर विद्वानों ने या शिक्षाविदों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या उसका योगदान हो सकता है, क्या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसको निर्धारित किया है कुछ पॉइंट्स के रूप में। अब उन पॉइंट्स पर हम नजर डालेंगे और वो योगदान जो है उन्होंने दो रूपों में पढ़ा है या उसको लिखा है, उन्होंने बताया है। एक तो तात्कालिक जो उसका प्रभाव शुरू हो गया है, यानी कि जो गवर्नर जनरल उस समय के रहे होंगे, उन्होंने उनके सुझाव को मानकर उस पर काम करना शुरू कर दिया है और तभी वो हमारे प्रभाव में आ गए हैं। और एक दूसरा जो है वो दीर्घकालिक प्रभाव है, जो कुछ समय के बाद में हमारे वो शुरू हुआ उनका काम और वो आगे चलता ही रहा, उसी पर आधारित होकर के हमारी आगे की जो शिक्षा प्रणाली चली है वो तात्कालिक और दीर्घकालीन प्रभाव के आधार पर हमारी शिक्षा प्रणाली चली है। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले आपका तात्कालिक जो प्रभाव है वो क्या कहता है। तात्कालिक प्रभाव में सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आता है वो है कि सन 1856 ईस्वी तक सभी प्रांतों में जन शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई थी। पहला पॉइंट से कहता है, देखिए सन 1856 में तो वुड का घोषणा पत्र आया है और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस, अपने सजेशंस, अपने सुझाव जो दिए हैं उन पर उन्होंने कहा था कि सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि भारत में जो शिक्षा चल रही है उसकी वो देखभाल करे, स्वयं उसकी जिम्मेदारी ले, स्वयं उसका कर्तव्य निभाए, स्वयं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के उसकी एजुकेशन पॉलिसी बनाए, किस तरह से उसको भारत में चलाना है शिक्षा प्रणाली को, क्या उसका प्रारूप होगा, क्या उसका प्रवेश प्रक्रिया होगी, क्या उसकी एग्जामिनेशन सिस्टम होगा, क्या उसका इवैल्यूएशन सिस्टम होगा, क्या उसमें टीचर्स के अपॉइंट की प्रक्रिया रहेगी, कैसे क्वालिफाइड टीचर्स में रखे जाएंगे, क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। तो उसके लिए एक सरकार की ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सरकार अकेले इस कार्य को किस तरह से कर सकती थी, तो इसलिए सरकार को सहयोग देने के लिए वहां पर एक सुझाव दिया गया था कि जितने भी प्रांत हैं भारत में, उन प्रांतों में एक जन शिक्षा विभाग खोल देना चाहिए। उस जन शिक्षा विभाग में एक जन शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो यहाँ पर कोई बात नहीं है कि 1856 तक, यानी कि 1.5-2 साल के बाद में हुई है ना, जैसे उन्होंने सुझाव दिया है, तक सभी प्रांतों में जन शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई थी। यानी कि 1.5 साल के बाद में जो जन शिक्षा विभाग खोलने की बात कही गई थी वो प्रत्येक प्रांत में खोल भी दिए गए थे और प्रत्येक प्रांत में उन जन शिक्षा विभागों में एक जन शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति भी हो गई थी और उनके साथ में काम करने वाले उनके सबॉर्डिनेट जो कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति भी हो गई थी, जिनकी सहायता से पूरे मंडल स्तर, ब्लॉक स्तर, फिर गांव स्तर पर वो शिक्षा नीति के प्रारूप बनाया गया, जिसके आधार पर आने वाली शिक्षा जो है भारत में कैसे चलेगी उसका एक प्रारूप बनाया गया। तो ये एक तात्कालिक इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि सभी प्रांतों में सहायता अनुदान प्रणाली प्रारंभ हो गई थी। ये भी एक अच्छा इनका योगदान था, ये अच्छा इनका श्रेय जाता है उनको कि इन्होंने भारत में सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ किया है। चाहे वो उसको सही रूप में उन्होंने सरकार ने दिया है
या उसमें पक्षपात किया है, भेदभाव किया है, लेकिन उन्होंने शुरुआत की है कि भारत में जितने भी विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, डिग्री कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं या खुले हुए हैं हमारे, चाहे सरकारी हो चाहे वो ईसाई मिशनरियों के हो, तो उन सबको उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके टीचर्स के लिए वहाँ पर एक रेगुलर फॉर्म में आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए सरकार की तरफ से, है ना। तो वो उस पर भी कार्य वहाँ पर शुरू हो गया है कि सभी प्रांतों में, जितने भी वहाँ पर प्रांतों में जो स्कूल सरकार की तरफ से खोले गए थे, उन सभी में उस सहायता अनुदान दी जाने लगी स्कूलों को, है ना। और सहायता अनुदान देने से फिर उनका जो एक स्तर था, उनकी जो एक गुणवत्ता थी, उनकी एक मात्रात्मक, उनका एक गुणात्मक जो स्तर होना चाहिए था, उसमें लगभग कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य हुई है। तो ये एक भारतीय हित में एक तात्कालिक प्रभाव उनका जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है दूसरा नंबर कि सभी स्तरों के स्कूल में कॉलेजों की स्थापना शुरू। देखिए वुड के जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने अपने जो सुझाव दिए हैं, उन्होंने उससे पहले जांच की है यहाँ पर कि यहाँ पर स्कूलों की स्थिति क्या है, जितने यहाँ पर छात्र छात्रा जनसंख्या में जिस देशों में यहाँ पर है जनसंख्या में, उस जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर क्या प्राथमिक स्कूल खुले हुए हैं, उनकी पूर्ति हो रही है क्या, उतने यहाँ पर माध्यमिक स्कूल है उनकी पूर्ति हो रही है, जिसमें बच्चों का नामांकन कराया जाए, क्या स्कूल है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में। तो इन्होंने पाया कि पर्याप्त नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने अपने सुझाव में यह कहा है कि भारत में जहाँ भी आवश्यकता महसूस दे रही है कि यहाँ पर प्राथमिक स्कूल खोल देने चाहिए, तो वहाँ पर सरकार की तरफ से प्राथमिक स्कूल खोले जाने चाहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा खोल सकते हो उनकी आवश्यकता के अनुसार खोले जाने चाहिए। यहाँ पर हमें माध्यमिक स्कूलों की भी कमी लग रही है, तो इसलिए माध्यमिक स्कूल भी खोले जाने चाहिए। तो उनके सुझाव को क्या सरकार ने माना है और आने वाले 1-2 साल में ही उन्होंने उस पर कार्य शुरू कर दिया है, और सभी स्तरों की यानी कि प्राथमिक स्तर के भी फिर आपकी जो है माध्यमिक स्तर के भी कॉलेज जो है यहाँ पर खुलने शुरू हो गए, उनकी स्थापना शुरू हो गई है। इन्होंने कुछ क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की बात की थी, जिसमें इन्होंने एक सीढ़ीनुमा इसका चित्र बनाया है राइटर ने, जैसे आपके प्राथमिक स्कूल है, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल है, उसके बाद हाई स्कूल है, फिर इंटर कॉलेज है, फिर आपके डिग्री कॉलेज है। तो सभी स्तरों के जो है प्रांतों में स्कूल या कॉलेज खोलने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट क्या आता है इसमें कि कलकत्ता एवं बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना शुरू हो गई। देखिए सबसे पहले इन्होंने कलकत्ता मुंबई की ही बात की थी, तो 1857 के आसपास जो है कलकत्ता और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हो गई थी, और वो जैसे उन्होंने कहा था कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही यहाँ पर विश्वविद्यालय खोले गए हैं, उन्हीं के आधार पर ही यहाँ प्रोफेसरों की नियुक्ति, उन्हीं के आधार पर ही इन विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए और इनका भारत में और क्या कार्य हो सकता है, ये एफिलिएशन भी दे सकते हैं डिग्री कॉलेज को। तो उनके क्षेत्र में जो है कुछ डिग्री कॉलेज भी होनी चाहिए जो एफिलिएशन दे, उन एफिलिएशन देने वाले कॉलेजेस का जो पाठ्यक्रम है उनमें टीचर्स अपॉइंट होंगे, उनकी परीक्षा प्रणाली है, पास होने वाले जो छात्र छात्रा है उनको डिग्री प्रोवाइड करना है, तो सारा का सारा काम है विश्वविद्यालय है ना। तो इसका काम शुरू हो गया था 1857 तक, 2 जगह आपकी जो है आपका कलकत्ता और मुंबई है, उसमें विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। और उसी समय जो है एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर होती है कि 1859 में लॉर्ड स्टैनली जो थे, जो भारत सरकार के एक मंत्री पद पर स्थापित थे, नियुक्त हुए थे, वो यहाँ पर आए और उसने गुण की जो शिक्षा नीति को जारी रखने का आदेश दिया है, और उस पर और जो है महत्वपूर्ण उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर ही होना चाहिए। प्राथमिक स्तर व्यवस्था क्या होती है, प्राथमिक शिक्षा जो है हमारी किसी भी शिक्षा का आधार होती है, बेस होता है ना। अगर हमारी प्राथमिक शिक्षा ही मजबूत होगी तो हमारी आने वाली जो शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा जो है, वो भी हमारी अच्छी हो सकती है। तो उसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा है
कि प्राथमिक शिक्षा के विकास का जो है सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा एक आने वाली शिक्षा के लिए आधार का काम करती है, बेस का काम करती है। और जैसे भवन के नींव होती है ना, नींव अगर मजबूत होगी तो भवन जो है मजबूत हो जाता है। तो उसी आधार पर इन्होंने ये बात की है कि इन प्राथमिक स्कूलों को जो है ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और उसी के आधार पर हमारी प्राथमिक शिक्षा जो है वो ज्यादा डेवलप होगी। तीसरा इन्होंने कहा है इसमें कि सहायता अनुदान केवल माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थाओं को दिया जाना चाहिए, है ना। सहायता अनुदान उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं दी है। जितने भी हमारे माध्यमिक स्कूल है, जितने भी हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है, डिग्री कॉलेज महाविद्यालय है, तो उनको सहायता देने की उन्होंने बात की है कि सरकार की तरफ से इनको मेंटेनेंस के लिए, इनको डेवलप के लिए इनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अधिक विद्यालय यहाँ पर महाविद्यालय के रूप में खोले जाने चाहिए, जिसमें टीचर्स जो है अपनी ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो नॉर्मल विद्यालय की बात की थी विलियम एडम ने, और वुड के घोषणा पत्र में बात की थी टीचर्स को प्रशिक्षित करने की, ट्रेन करने की। तो यहाँ पर उन्होंने अधिक विद्यालय और महाविद्यालय खोलने की बात की है, जिसमें प्राथमिक स्कूलों के टीचर्स तैयार किए जा सके, जिसमें माध्यमिक स्कूलों के टीचर तैयार किए जा सके, उनको प्रशिक्षित किया जा सके, उनको ट्रेन किया जा सके। तो ये भी कार्य यहाँ पर शुरू होना शुरू हो गया था। जो लॉर्ड स्टैनली ने ये बात कही थी कि वुड के घोषणा पत्र के पढ़ने के बाद में, उसकी जांच करने के बाद में उन्होंने भी अपने कुछ सुझाव इसके साथ साथ में दिए थे, तो इन पर भी यहाँ काम शुरू हो गया था। तो ये तात्कालिक प्रभाव जो है इसके हमें देखने को कुछ मिलते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पर दीर्घकालीन इसके प्रभाव क्या है। दीर्घकालीन प्रभाव, जिनका लंबे समय तक प्रभाव होता है वो दीर्घकालीन प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला था शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व। पहला है शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व। पहला इन्होंने दीर्घकालीन प्रभाव से देखने को मिल रहा है कि शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व है। ये काम तो शुरू हो गया 1855-56 के लगभग ही कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपनी जिम्मेदारी के लिए शिक्षा की रखरखाव, शिक्षा की एक पॉलिसी, उसकी नीति क्या होनी चाहिए, उन्होंने उसको शुरू कर दिया है। अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है उसकी जिम्मेदारी अब हो गई है कि भारत में किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी जाए, और उसने अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया, उसने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी है। और तब से लेकर के फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है, आपका हंटर कमीशन है, आपके सार्जेंट रिपोर्ट है, और आपके फिर 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाता है। फिर आपके जितने भी आयोग बने हैं, चाहे मुगालियर आयोग हो, चाहे राधाकृष्णन आयोग हो, चाहे आपका कोठारी आयोग हो, उसके बाद में 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, 1986 की फिर एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उन सब में ये शिक्षा जो है वो राज्य का उत्तरदायित्व ही माना गया है। और आज भी हम अगर वर्तमान में हम शिक्षा का उत्तरदायित्व देखते हैं तो सरकार में है। 3 सूची होती है हमारी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। हमारी शिक्षा को जो वर्तमान में है वो समवर्ती सूची में रखा गया है, जिस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर क्या है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है वो एजुकेशन पॉलिसी बनाती है, जो उसका शिक्षा मंत्रालय है वो एजुकेशन पॉलिसी बनाता है। फिर जितने भी हमारे 29 राज्य जो है और जितने भी हमारे संघ शासित प्रदेश है उनमें वो शिक्षा लागू होती है। वहाँ के जो शिक्षा राज्य मंत्री होते हैं उनको ये थोड़ा सा अधिकार होता है कि वो अपने राज्य की जो स्थितियां हैं, आर्थिक स्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियां हैं, सामाजिक स्थितियां हैं,
भी हम लागू करें। इसका सीधा सा मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही शिक्षा का जो उत्तरदायित्व वो वहन कर रही है। ठीक है, कुछ केंद्र सरकार के भी स्कूल होते हैं, कुछ राज्य सरकारों के स्कूल होते हैं, कुछ स्थानीय सरकारों के स्कूल होते हैं। तो उनमें जिस सरकार के स्कूल होते हैं उनमें जितनी भी आर्थिक सहायता होती है या जितना भी उसमें खर्च होता है वो सारा का सारा उन्हीं सरकारों का होता है। तो उन्हीं सरकारों के जो है जो मंत्री लोग होते हैं, मंत्रियों के नीचे फिर अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वही उस एजुकेशन पॉलिसी को पूरा लेकर के चलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वहां से लेकर के वर्तमान तक ये शिक्षा प्रणाली का प्रभाव में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है कि शिक्षा राज्य के नियंत्रण में। दूसरा, शिक्षा राज्य के नियंत्रण में। सीधी सी बात है, जब हम किसी चीज का जिम्मेदारी लेते हैं, किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, उत्तरदायित्व लेते हैं, तो हम फिर पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें जब राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो गई है कि शिक्षा का जो है पूरी जिम्मेदारी अपनी उत्तरदायित्व आपका है, तो ऑब्वियसली जो है राज्य फिर जो है शिक्षा के ऊपर नियंत्रण भी रखेगी, कंट्रोलिंग भी करेगी, प्रशासन के लिए वहां पर अधिकारी को नियुक्त भी करेगी, वो रेगुलर फॉर्म में जाकर के स्कूलों की जांच करेगी, देखभाल करेगी कि टीचर्स जो है अपना कार्य पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जितनी संख्या में एनरोल्ड बच्चों को होना चाहिए था उतनी संख्या में एनरोल्ड वहां पर हुए हैं नहीं हुए हैं, जितनी संख्या में बच्चों ने वहां पर एडमिशन ले रखा है क्या उतनी संख्या में जो है हर साल बच्चे जो है पास हो रहे हैं। यानी कि अगर कक्षा 1 में 20 बच्चे हैं तो अगले सालों जो कक्षा 2 में आएंगे तो 20 के 20 ही आ रही है, उनमें से 2 फेल भी हो गए हैं। अगर फेल हुए हैं तो किस कारण से हुए हैं, या तो पाठ्यक्रम में कमी है, या टीचर्स में कमी है, या बच्चों में कमी है, वो बच्चे जो है रेगुलर नहीं आ रहे हैं, उपस्थित है। तो पूरी एक प्रक्रिया की जांच करनी होती है और उसको जांच करने के लिए निरीक्षक होते हैं, निरीक्षणकर्ता होते हैं। तो वो जो है क्या होती है, एक किस्म की कंट्रोलिंग भी होती है ना, कि अगर आप सही रूप से स्कूलों को नहीं चलाएंगे तो स्कूल जो है बंद कर दी जाएंगे। तो उससे क्या है, टीचर्स पर भी कंट्रोलिंग है, समाज के व्यक्तियों पर भी कंट्रोलिंग है, क्योंकि जिस समाज में स्कूल खुले हुए हैं अगर वहां पर बंद गए तो समाज की भी वहां पर प्रगति रुक जाएगी, उसका भी विकास रुक जाएगा। समाज के लोगों की एक किस्म से बेइज्जती भी है, इंसल्ट भी है, समाज में जो है स्कूल बंद हो गया है, कुछ कमी जरूर है, तो इसीलिए सचेत रहेंगे सब। तो कंट्रोलिंग भी जरूरी है वहां पर ना। तो ये शिक्षा के राज्य के नियंत्रण में आना स्वाभाविक है। तो तब से अब तक अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है, प्राथमिक स्कूलों में भी, माध्यमिक स्कूलों में भी, और आपका जो डिग्री कॉलेज है, आपके विश्वविद्यालय है, उन पर राज्य के जो कर्मचारी है वो नियंत्रण रखते हैं। तो हमें देखने को मिल रहा है रिफॉर्म में। तीसरा कह सकते हैं सहायता अनुदान प्रणाली की जो है निरंतरता बनी हुई है। सहायता अनुदान प्रणाली निरंतर चल रही है। सहायता अनुदान की जो बात गुड़ के घोषणा पत्र में कही गई थी वो आज भी हमें वर्तमान रूप में भी देखने को मिलती है। बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा को अनुदान देता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, और जो आपका यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो ये आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी डिग्री कॉलेज है या आपके विश्वविद्यालय है उनको सहायता अनुदान देते हैं। तो ये सहायता अनुदान की प्रणाली है वुड डिस्पैच के बाद में निरंतर चलती आ रही है, तो उसके दीर्घकालिक प्रभाव में यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इसमें अगर देखते हैं शिक्षा का संगठन जो है विभिन्न स्तरों में उन्होंने बात करी थी। शिक्षा का संगठन विभिन्न
अस्त्रों में। विभिन्न स्तरों में शिक्षा के संगठन की बात कही थी। प्राथमिक स्तर अलग है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल अलग है, हायर लेवल अलग है उच्च शिक्षा का, और उसमें भी फिर आपके जो रोजगारपरक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा जो है, जैसे पॉलिटेक्निक है आपकी या ITI भी है, वो एक लेवल अलग हो गया है। तो उन्होंने तो तब बात कही थी कि इस तरह की शिक्षा यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे जितने भी आगे आयोग आए हैं, समितियां आई है, उन्होंने भी इस पर अमल किया है, उन्होंने भी इसके सुझाव दिए हैं और उस पर चले हैं। आने वाली सरकारों ने इस पर काम किया है, और आज वर्तमान में भी अगर हम देखते हैं, हमारा प्राथमिक शिक्षा अलग है, माध्यमिक शिक्षा अलग है, उच्च शिक्षा अलग है, और जितनी भी व्यावसायिक शिक्षा वो अलग है। और प्राथमिक शिक्षा में भी फिर जो जूनियर प्राइमरी है, फिर अपर प्राइमरी है, फिर सीनियर प्राइमरी है ना, इस तरह की जो है वो अलग आ गई। फिर लोअर प्राइमरी, लोअर है आपकी सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, इसमें भी अलग अलग स्तर बना दिए गए हैं। तो उसमें हम कुछ ना कुछ उसमें सुधार करके, परिवर्तन करके उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। तो वर्तमान में हम इसको लेकर के चल रहे हैं, तो इसका एक दीर्घकालीन प्रभाव है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो हमारी जो पाठ्यचर्या है उसमें उन्होंने जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की बात कही थी, उसका वर्चस्व आज भी हमें देखने को मिलता है। देखिए उस समय तो जरूरत थी, उन्होंने कहा है कि भारत की अगर भौतिक उन्नति होनी है या आर्थिक उन्नति हम चाहते हैं तो भारत को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेनी जरूरी है। तो उन पर उन्होंने अमल भी शुरू कर दिया है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देनी भी शुरू कर दी है, और आगे चल करके जितनी भी आगे सरकारें आई है उन्होंने भी इस पर काम किया है, और उन्होंने उसके लिए फिर यहाँ पर अपनी पॉलिसी भी बनाई है कि किस तरह से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को दिया जाएगा। पुस्तकालय होना चाहिए, उसमें बड़ी बड़ी इस तरह की किताबें होनी चाहिए जिससे बच्चे उसका लाभ ले सके। और आज भी हम अगर वर्तमान में देखें तो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के पीछे तो भरमार जो है किताबें हैं, भरमार जो है पुस्तकालय है, और हमारे बच्चे जो है उसको पढ़ने के लिए बाहर दूसरे विश्वविद्यालय में भी जाते हैं, बाहर के विश्वविद्यालयों में। अपने विश्वविद्यालय में भी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान बहुत भरा पड़ा है, और लेकिन अगर वहां से इतना नहीं होता है तो दूसरे जैसे आपका कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, लंदन विश्वविद्यालय, वहां पर भी हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें बात हम करें, जैसे तो बताया कि उच्च शिक्षा जो है कृषि जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो। देखिए उस समय तो उन्होंने चाहे किसी भी व्यवस्था के रूप में बनाने के रूप में कहा हो कि अंग्रेजी शिक्षा जो है ऐसी शिक्षा है जिसमें जो विश्व का जो है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उसमें दिया जा सकता है। तो उन्होंने तो उस समय कहा था कि जैसे कृषि की शिक्षा है, जैसे मेडिकल एजुकेशन है, जैसे आपकी इंजीनियरिंग की शिक्षा है, उसका माध्यम जो है अंग्रेजी होना चाहिए। लेकिन उसी को एक रेगुलर फ्लो में फिर हम आगे बढ़ाते चले गए, और आज हम वर्तमान में देखते हैं कि जितने भी हमारे हायर एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज है, जितना भी पाठ्यक्रम है, वो सारा का सारा हमारा अंग्रेजी भाषा में ही सुलभ है, और अंग्रेजी भाषा में उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें, जैसे जन शिक्षा है, स्त्री शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, अध्यापक शिक्षा है, उसमें हमारी प्रगति ही हुई है। क्योंकि इससे पहले लॉर्ड मैकाले ने जो बात कही थी वो स्त्री शिक्षा के बारे में बात की, मुस्लिम शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं की, जन शिक्षा के बारे में उसने कोई बात नहीं की है, और अध्यापक शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं की है। तो ब्रिटिश मैच को ये श्रेय जाता है कि इसने स्त्री शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाने की बात कही है, उनके लिए अच्छे विद्यालय खोलने की बात कही है, निर्धन बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति की बात कही है। ऐसे ही मुस्लिम एजुकेशन की भी बात कही है उन्होंने कि समाज में जो है मुस्लिम बच्चे जो है इस शिक्षा की तरफ बढ़ गए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए, उनको अलग से छात्रवृत्तियां भी देनी चाहिए, उनके बच्चों को हमें आकर्षित करना चाहिए अपने पाठ्यक्रम की तरफ जो है। और इसमें व्यावसायिक विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक विद्यालय की बात की है, जैसे पॉलिटेक्निक खोलने के लिए, ITI स्कूल खोलने की बात कही है, और उन्होंने टीचर्स एजुकेशन के लिए विशेष रूप से बात कही है कि उनको जो है अलग अलग नॉर्मल स्कूलों में जो है अलग अलग स्तर के अध्यापकों को तैयार करना चाहिए। ट्रेंड जो है टीचर अगर होंगे तो हमारी शिक्षा की क्वालिटी कुछ और होगी, तो उसके ऊपर बहुत अच्छी बात कही है। और आने वाले समय में आपका जो है कलकत्ता आयोग जो था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था, आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, हंटर कमीशन जो था,
चल रही है। और व्यावसायिक शिक्षा तो हमारी बहुत आगे बढ़ गई है, विभिन्न प्रकार के इसमें कोर्सेज खुल गए हैं। तो हमने फूड डिस्पैच को आधार बना करके उसको हम आगे लेकर के चल रहे हैं। तो हमारा जो फूड डिस्पैच का जो तात्कालिक प्रभाव है वो भी बहुत अच्छा रहा है, उसका दीर्घकालीन प्रभाव है जो काफी अच्छा रहा उसका। तो उसका काफी योगदान है हमारी शिक्षा प्रणाली में, उसने हमारी शिक्षा प्रणाली को काफी हद तक जो है प्रभावित किया है और उसने हमारी शिक्षा को अवलंबन का काम किया है, आधार का काम किया है। उसने हमारी शिक्षा प्रणाली का एक शिक्षा भवन